बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखो कि क्वालिटी कंट्रोल की चीजों को ही थोड़ा सा ऑल्टर एंड अमेंड करके क्या उसी अप्रोच को भी आगे लेके चल सकते हैं। और जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं या जिन फर्म्स ने इसे अप्लाई कर लिया है या एक मॉडर्न वर्ड की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये एक पैराडिगम शिफ्ट है। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल में जिन एलिमेंट्स का तज़किरा किया गया, although more or less they are the same in the quality management, but the way they interact with each other, they interlink with each other, और उसका जो आउटकम है वो बड़ा डिफरेंट है। जिससे अभी बड़ी अच्छी बात की कि जब हम ऑडिट करते हैं तो हम आमतौर पर देखते हैं कि ऑडिट का एंड प्रोडक्ट क्या होगा। तो ऑडिटर क्या करते हैं कि वो एक ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, उसके साथ एक ट्रांसमिटल लेटर जाता है, एंड में एक मैनेजमेंट लेटर जाता है। तो ऑडिटर कहता है भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। लाइकवाइज एक फर्म जिस वक्त अपना ISQM1 को इम्प्लीमेंट करेगी तो उसके बाद होगा क्या या वो करेगी क्या। इसकी अडॉप्शन के 1 साल के बाद फर्म का जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल पार्टनर है, जिसे हम मैनेजिंग पार्टनर भी कह सकते हैं या CEO भी कह सकते हैं, ही और शी विल बी इशूइंग अ रिपोर्ट कि मैंने जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया हुआ था, जब ये पूरा साल इंप्लीमेंट होता रहा तो एट द एंड मेरे सिस्टम की ऑडिट रिपोर्ट क्या है। इज इट अ क्लीन रिपोर्ट, इज इट अ क्वालिफाइड रिपोर्ट, और इज इट एन एडवर्स रिपोर्ट। तो मे बी कि जिस तरह ICAP ने ISQM1 के इम्प्लीमेंटेशन को 2 साल में फेज किया और सेकेंड फेज में 24 में तमाम फर्म्स 15 दिसंबर 2024 को इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगी, तो इंशाल्लाह ताला 15 दिसंबर 2025 को हम इसी सिस्टम को इवेलुएट कर रहे होंगे कि हमने 1 साल जो इम्प्लीमेंट किया उसकी ऑडिट रिपोर्ट क्या निकली है। क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका एक एस्पेक्ट तो ये है कि आप अपने सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट दें, और उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि फर्म की जो पॉलिसी है उसके तहत आप अपनी रिपोर्ट को एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट भी करें कि हमारा सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट कैसा है और वो क्या रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट को एरियाज पे मैंने अभी बात करनी है, हम एथिक्स और क्लाइंट एक्सेप्टेंस, तो उसको कैसे देखेंगे, हम इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको थोड़ा सा इवेलुएट करते हैं। To all the firms, whatever scale they are, मेरा ये ख्याल है कि टू बिगिन विद अगर हम इसको सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें ये एक रिटरेटिव प्रोसेस है जो कि इसी तरीके से साइक्लिकली चलेगा टू इट्स वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। कि सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक पे अपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर को डिजाइन कर लें। अब वो चाहे आप क्लाइंट एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन की, जिस भी आप एरिया की बात करते हैं, आप उस पॉलिसी को सेट करें और उसके डॉक्यूमेंट्स डिजाइन करें। क्योंकि डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग वुड बी द फर्स्ट स्टेप जिससे आप इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे कि जो पॉलिसी हमारी थी हम उसे इस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग के बाद आप अपनी इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन करें। ISQM1 में जो एक चीज बार बार आ रही है वो ये आ रही है कि आप जो भी पॉलिसी बना रहे हैं आप डेमोन्स्ट्रेट करें कि ये इंप्लीमेंट हुई है। So this would be more than a mere checkbox ticking exercise कि ईयर एंड पे आप एक डिक्लेरेशन दे दें ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। इट्स मोर देन दैट कि थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट इन ऑल योर एक्टिविटीज, वो सारे का सारा स्टाफ इसमें इंगेज कैसे रहा और उसने इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कैसे किया। हम एक चीज को दोबारा से ध्यान में रखते हैं कि ये ISQM1 इज ऑन द ऑडिट engagements, review engagements, assurance services and related services। तो एनी फर्म जो कि एक ऑडिट पोर्टफोलियो को हैंडल करती है वो ऑडिट, रिव्यू, अश्योरेंस या रिलेटेड जिस भी सर्विस को डिलीवर करेगी वह काम कर रही होगी। इसलिए इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन भी जरूरी है बिकॉज नाउ दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट अक्रॉस अ फर्म, नॉट एन ऑफिस वाइज थिंग, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और मैं जहां पर भी कहीं आप लोग मुझे करेक्ट करेंगे आई विल बी वेरी हैप्पी कि हम एक कलेक्टिव लर्निंग के साथ आगे चल सकें। इसके 1 साल के बाद आएगा एनुअल रिव्यू, जिसमें जो फर्म का CEO होंगे, पार्टनर पर्सन विद अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहा गया ISQM1 में PWUR, वो अपनी एनुअल रिव्यू पर रिपोर्ट देंगे।
ये वो फंक्शन है जिसे स्टैंडर्ड कहता है आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। देखें, मैं एक ऐसी फर्म हूं जिसमें स्टाफिंग मेरे पास कम है, मुझे क्वालिटी कंट्रोल के लिए कुछ लोग चाहिए। मे बी आई कैन हैव एन अरेंजमेंट जहां पे अंडर कॉन्फिडेंशियलिटी मैं एक साहब को एंगेज कर लेता हूं कि तुम मेरी एंगेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल कर लो, फॉर एग्जाम्पल। या मैं अपनी नेटवर्क फर्म में से किसी और नेटवर्क पार्टनर को कहता हूं कि भाई तुम आ जाओ और मेरे इस एंगेजमेंट का क्वालिटी रिव्यू कर दो, उसने करके दे दिया। एक मैंने फंक्शन आउटसोर्स कर दिया। हम लेन पे पढ़ेंगे मॉनिटरिंग एंड रिमीडिएशन। तो कोई एक साहब ऐसे भी हैं जो मेरे फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की एनुअल मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और पीरियोडिक मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इवन आई कैन आउटसोर्स दैट फंक्शन। एक और पोजीशन भी आएगी एथिक्स पार्टनर की। एथिक्स पार्टनर, हम 3-4 फर्म्स मिलकर एक एथिक्स पार्टनर नॉमिनेट कर लेते हैं कि जब भी कोई मसला आएगा यार हम तुम्हें पूछ लिया करेंगे, वरना आईकैप का जो हेल्प डेस्क है वो तो मौजूद ही है। But this part, this annual review, this is mandatorily to be done by the person with ultimate responsibility, who is the CEO or MD of the firm or the board of directors, which whatever name he's called with. और उसके रिव्यू के बाद there are going to be changes and updation in the policy. तो ये एक रिटरेटिव प्रोसेस है जो कि चलता रहेगा। तो द फर्स्ट, जी 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 जी, मोर देन क्लियर। तो इट्स नॉट वन टाइम एक्टिविटी एनुअल। क्या एक सेपरेट टीम इसके लिए रिस्पांसिबल होगी? क्या पूरी लोग रिस्पांसिबल होंगे जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं? इस क्वेश्चन का मैं अभी जवाब दे देता हूं, लेकिन जो मेरी एक डे एंड की एक और प्रेजेंटेशन है वो प्योरली इस सॉकम की इम्प्लीमेंटेशन पे ही है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो ISQM1 है, इट क्लियरली गोज एंड स्टेट्स दैट देयर आर 4 कंक्रीट एंड डिफरेंट इंडिपेंडेंट पोजीशंस। Your person with ultimate responsibility, who is the CEO of the firm or the managing partner of the firm. Then there is person जो कि operational responsibility of system of quality management को head कर रहा है, ये अलहदा आदमी होगा। Then there is a third position who is operational responsibility for monitoring and remediation. Now this would be a separate position, and this would be that position who is actually not involved in audit or their QCRs. क्योंकि उस पोजीशन ने पूरी फर्म के डिफरेंट ऑफिसेज में डिफरेंट एंगेजमेंट्स का ये देखना है कि जो क्वालिटी वाले क्वालिटी कह रहे हैं वो ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। तो हाउ कैन आई ऑडिट माई सेल्फ? एंड इफ आई एम फॉर एग्जाम्पल सबसर्विएंट टू अनदर वेरी सीनियर पार्टनर जो कि EQCR भी है, तो हाउ कैन आई रिव्यू हिम? क्योंकि अब अगर हम जो कोड ऑफ एथिक्स चेंज हो रहा है जो कि आई थिंक 1 जनवरी 2026 से हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ EQCR के लिए भी एथिकल कुछ चीजें आ गई हैं कि क्या वो इंडिपेंडेंट होगा और उस पर इन्फ्लुएंस तो एग्जर्ट नहीं हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस इज द थर्ड फंक्शन, मॉनिटरिंग एंड रिमीडिएशन, एंड द फोर्थ वन इज द एथिकल कंप्लायंस। एथिकल कंप्लायंस के बारे में थोड़ा सा एक बॉर्डर लाइन है कि मे बी द अल्टीमेट पार्टनर ही कैन बी द एथिक्स पार्टनर मे बी, लेकिन बाकी 3 चीजें डिस्क्रीट हैं। What implication a sole proprietor firm would have, specifically considering that that particular sole proprietor firm is also carrying out PIC audits in terms of ISQM? Okay. अगर हम ISQM1 की बात करें तो उससे एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया जब आने वाले नए सारे स्टैंडर्ड्स में आ रहा है, दैट इज अबाउट स्केलेबिलिटी, कि वो किस तरह से अपने काम को स्केल करेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग एरिया, क्योंकि आप जो भी सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट लेके आएंगे, अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने एक फर्म बना ली है अमीन अली एंड को, एंड आई एम द सोल प्रोप्राइटर। अब मैंने अपना एक PIC भी उठा लिया और मैंने उसका ऑडिट भी शुरू कर दिया। Who is going to be the EQCR? So definitely I'll have to have an arrangement. Maybe after the year end, if I start giving the report, अब उसको मैं कैसे scalable करूंगा, that would depend upon my policy, and that is one aspect that is about to emerge in the local market. ये एक चैलेंज होगा जिसका अभी कोई कंक्रीट सोल्यूशन सामने नहीं है, बट पोजीशन कहीं ना कहीं आएगी जरूर जो मेरे काम को इंडिपेंडेंटली रिव्यू करे।
ओके, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने 4 बातें कही हैं और उसको दो दो के सब ग्रुप्स में इन्होंने स्प्लिट कर दिया है। एक तो वो है कि फर्म के अंदर जो लोग हैं, जो फर्म के पर्सनल हैं, क्या उनको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है, एंड क्या वो उसको एंगेजमेंट के दौरान फुलफिल कर रहे हैं। दिस इज पार्ट ए। और उसके बाद ही वो कहते हैं कि इसके साथ साथ जो अदर्स हैं उनको आपकी एंगेजमेंट से रिलेटेड अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है। और अदर्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारा नेटवर्क, हमारी नेटवर्क फर्म्स, वो इंडिविजुअल्स जो नेटवर्क या नेटवर्क फर्म्स का हिस्सा है, और हमारे इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। सो अगर मैं इसको एक और पिक्टोरियल डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि नाउ व्हेन वी गो फॉर demonstration of ethical values, this is how we should be doing it. हमारी जो documentation होगी, that shall actually be depicting any ethical compliance to these 4 levels. The outer core, which is the firm wide, कि पूरी फर्म पे जो ethical compliance की जिम्मेदारी थी, whether that has been complied with or not. If I go one step deep inside it, तो जो फर्म के पर्सनल है ओवरऑल, क्या उनको अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है। अब अगर मैं फर्म और फर्म के पर्सनल पे 1 मिनट के लिए रुक जाऊं तो हमारी क्या पॉलिसीज हो सकती हैं। गिफ्ट्स नहीं लेंगे, इस एक्सटेंट पे गिफ्ट्स लेंगे। साल के शुरू में हम डिक्लेरेशंस ले लेंगे कि इन लिस्टेड क्लाइंट्स जो हमारे पास हैं, हमने इसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। फर्म में तमाम लोगों को पता है कि हमारे जॉब्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। हमने कॉन्फिडेंशियलिटी साइन कर ली है, हम क्लाइंट का डेटा एक खास टाइम के बाद अंडर अ सर्टेन पॉलिसी एंड प्रोसीजर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। हमारे लैपटॉप्स में क्लाइंट रिलेटेड डेटा नहीं है। So this is anything which is generic, which pertains to the firm and the firm's personnel, जो कि maybe on an annual basis, going a little bit more strictly on half yearly basis, हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसका कोई सिस्टम हो सकता है कि जो इसको देखे कि वो तमाम एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीट हो रही हैं कि नहीं। एंड वंस आई गो वन स्टेप डीप डाउन, तो उसमें नेटवर्क के सर्विस प्रोवाइडर्स और मेरी एंगेजमेंट आ जाएगी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई एम द ऑडिटर ऑफ any company, ABC and Co, ABC Private Limited. Pertinent to ABC Private Limited, I as an engagement partner, my colleague as an quality control partner, another colleague as a tax partner, maybe that ABC Private Limited is something जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत अमल दखल है, तो my IT partner, my teams। और अगर वो एक ऐसी कंपनी है जिसका के एक सब्सिडरी या एसोसिएट किसी और कंट्री में है और मैं वहां पर अपनी नेटवर्क फर्म के साथ मिलकर इसका ऑडिट कर रहा हूं, तो मेरे उस नेटवर्क के रिलेटेड जो पर्सनल है उनके ऊपर एथिकल कंप्लायंसेस कैसे आएंगी। सो दैट इज टुवर्ड्स द हार्ट ऑफ दिस एथिकल कंप्लायंस। अब इस डॉक्यूमेंटेशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने डेवलप करना है एंड डेमोन्स्ट्रेट करना है। So I'll be very happy if I can get some questions. Let me check if I think voice disruption. Therefore, I'm not moving around. But yes. फिर इसमें मैंने एक क्वेश्चन की, जैसे आप ये कह रहे हैं कि एक शो में इंप्लीमेंट तो कर रहे हैं पॉलिसी की, अब जैसे आप इसको लगा के डेमोन्स्ट्रेट भी करना है, तो इस केस में कोई आप एग्जांपल शेयर कर दें। Okay. सपोज करें एक नया इशू इमर्ज हुआ, अभी मैं थोड़ी देर में आपके सामने कुछ इश्यूज लेके आऊंगा। आफ्टर दैट इशू वाज इमर्ज्ड, हाउ द सेंट्रल लीडरशिप रिस्पॉन्डेड टू दैट? Was there any change in policy or was there an introduction of a new policy? After that policy was implemented or whatever it was coined, how was it communicated to everyone in the firm, in all the offices? And after that, how everyone was made to sit together to get a brainstorming कि अब ये पॉलिसी और अब हम यूं करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन के लोग हैं उन्होंने अगली या उसके फौरन बाद के असाइनमेंट्स में इस चीज को कैसे देखा कि वो जो पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन के बाद चेंज कैसे आना शुरू हुआ।
हम एक जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि कुछ ऐसे पहले ऐसे फैक्टर के थ्रू शुगर इंडस्ट्री को कह दिया कि इट्स अ पीआईसी। हम्म सो ऑब्वियसली इन दैट केस आपके यहाँ वो पीआईसी आइडेंटिफाई कैसे हुई? एवरीवन नोज कि शुगर इंडस्ट्री में कोई एंटिटी है इस पीआईसी, एंड ऑब्वियसली क्योंकि पीआईसी वुड बी सब्जेक्ट टू डिफरेंट क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स, एंड उस चीज को कैसे आपने अपने एसओकेएम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया? तो जस्ट अ वेरी प्लेन एग्जांपल व्हिच केम टू माय माइंड। मे बी कि वी कैन ऑल्सो डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स, लेकिन जो हम जेनेरिक रहते हो सारे एग्जांपल्स कर सकेंगे वो इट्स लाइक दैट। एक चीज आप इसमें बार बार देखेंगे कि हम जो थ्रू आउट द डे जिन 6 एरियाज पे बात करेंगे, जिन 6 कंपोनेंट्स पे बात करेंगे, ऑल ऑफ देम आर इंटर रिलेटेड एंड रिटरेटिव। तो एक चीज आपको मल्टीपल जगहों पर इंटरेक्ट होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि अभी आसिफ साहब ने बात की, जैसे अभी उस्मान साहब बात करेंगे, और जो कि अभी मैं बात कर रहा हूं, हम इन सब के अंदर देखेंगे मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में इंटरकनेक्टिवली चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि जो फर्म की पॉलिसीज हैं रेलेवेंट टू इंप्लीमेंटिंग द कोड ऑफ एथिक्स, आपने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया है, और फर्म का जो सिस्टम है उस एथिक्स को मैनेज कैसे करता है। इज इट लाइक जस्ट अ ईयर एंड डिक्लेरेशन, और इज इट बीइंग प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड, और अगर मॉनिटर हो रहा है तो मॉनिटर कैसे हो रहा है। अच्छा, ये अब जब हम क्वालिटी रिस्क की बात कर रहे हैं, इन क्वालिटी रिस्क को यहां पे कॉइन करने के लिए आई हैव यूज्ड 2 और 3 रिसोर्सेस। एक जो आईफैक काम्स का एक रिलेटेड टूल किट है जो कि आप लोगों को ईमेल आज हो जाएगी, दैट अलॉन्ग विद जो आईकैप की अपनी बड़ी एक्सटेंसिव टूल किट है, दैट, और उसके साथ साथ जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में चैलेंजेस सामने आए हैं, I have taken these things from there because globally this is going to be the second evaluation cycle in 2024. जब 22 में ये implement हो गया तो 23 में लोगों ने इसका पहला evaluation कर लिया, तो 24 में people are going to have the second audit. तो वहां पे जो findings या reports सामने आई, हमने वहां से देखा एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आपकी ethical policies clearly communicate ही नहीं की जाती, जिससे कि मुख्तलिफ लोग उसका मुख्तलिफ मतलब कंसिडर करते हैं। बिकॉज समटाइम्स जो एक्सटर्नली रेगुलेटर्स की एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि मेरली emailing a policy may not suffice the criteria of communication. This is more than that. Relevant staff is not trained on those policies and procedures. अब यहां पर बात आएगी कि किस एरिया पे, किस पॉलिसी पे, किस बंदे की ट्रेनिंग लाजमी है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट आपकी हो, और उसमें तमाम लोग डिफरेंट मीनिंग्स ना लें, बल्कि उसकी जिस्ट में उस पॉलिसी को क्लियरली अंडरस्टैंड करें। एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड। If you look through all these elements 2, 3, 4, 5, 6, they basically belong to one subgroup, and that subgroup is this कि उस ethical policy का different interpretations किस तरह से ली जा रही हैं, and out of those different interpretations how are that different interpretations being used. Because for an ethical dilemma, if you are having different interpretations, they can create nuisance. Performing engagements despite conflict of interest or ethical issues. Now, this is something जिस पे globally बहुत ज्यादा अब काम हो रहा है, या जो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी अफेक्ट कर रही है, कि आपने जब एक असाइनमेंट को, एक एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया, तो क्या उससे पहले आपने कॉन्फ्लिक्ट चेक लगा लिए थे, और क्या आपने उस पे जो इंडिपेंडेंस चेक्स हैं वो भी लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, या आप यूं अज्यूम करिए कि आपकी फर्म का एक ऑफिस किसी क्लाइंट को टैक्स में रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि उसका एलटीयू किसी और शहर में है, एंड यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ द सेम। डू यू फील देयर इज गोइंग टू बी एनी कॉन्फ्लिक्ट? और मे बी कि आपका एक सब ऑफिस किसी और सिटी में उसी क्लाइंट के एक ब्रांच ऑफिस का इंटरनल ऑडिट कर रहा है। कैन यू डू द एक्सटर्नल ऑडिट? अब हम अगर इसी बात पे आ जाए कि जो एंगेजमेंट पार्टनर्स आर डिफरेंट, एंगेजमेंट टीम्स आर डिफरेंट, द डेटा इज नॉट बीइंग शेयर्ड, देयर इज अ प्रॉपर चाइनीज वॉल, इवन देन क्या कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि नहीं होता?
सो मे बी इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने से पहले मुझे इंट्रा ऑफिस एक कॉन्फ्लिक्ट चेक और इंडिपेंडेंस चेक देखना है कि कोई ऑफिस कोई कॉन्ट्राडिक्टरी सर्विस तो प्रोवाइड नहीं कर रहा. Any threat arising due to firm's personnel engagement which he performs outside the office, outside the activity. आपकी कोई भी एक्टिविटी, मे बी आप किसी क्लब का पार्ट है, उस क्लब में आपको ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर ऑडिट असाइनमेंट आपको एथिकली इंपेयर कर दे. ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है. इसके बारे में अभी इन डेप्थ एग्जांपल्स आर येट टू इवॉल्व. There's always a thin fine line between what a hospitality is and what an excessive hospitality is. मैं एक स्टॉक टेक पे जाता हूं और उस स्टॉक टेक पे जो क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल इट्स अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो मुझे कहता है यार तुमने एक हफ्ते का काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और वो टीम को 1 पेयर ऑफ शू गिफ्ट कर देता है. इज इट एक्सेसिव और इज इट विद इन द लिमिट? अब मैं इसको एक लेवल और एक्सट्रापोलेट करता हूं. नाउ आई एम गोइंग टू अंडरटेक द स्टॉक काउंट ऑफ अ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वो मुझे एक स्मार्टफोन गिफ्ट कर देता है. सेम 1 यूनिट देयर, 1 यूनिट हियर, बट इज इट एक्सेसिव नाउ? So what is the firm's policy कि वो लिमिट क्या होगी जहां पर हम एक्सेसिव को डिफाइन कर देंगे? आई वाज वर्किंग विद एन इंटरनेशनल डोनर और उनकी लिमिट किसी भी ऑफिस में हॉस्पिटैलिटी की per person per day was about $5. Anything beyond that is excessive. So they only take coffee in our office whenever they come. कहते हैं इसके आगे हम excessive में चले जाएंगे. So what is your limit? This the firm needs to decide itself. This is one thing जिसपे अगर हम अपने रेगुलेटर्स को देखें, जो हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चीजें आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही हैं, अगर हम जो भी हमारी रोटेशन की लिमिट्स हैं जो कि करंटली 5 साल हैं, हम 5 साल के बाद अपने ऑडिट पार्टनर को या ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर को या रेलेवेंट सीनियर पर्सनल इन द ऑडिट टीम को रोटेट नहीं करते, सो दैट इज एन एथिकल डायलेमा. इसके लिए हमारा ये क्वालिटी रिस्क हो सकता है. इसके लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है और कंट्रोल क्या है कि हम एट द ऑनसेट ऑफ अ ईयर और एन एंगेजमेंट हम असर्टेन कर लें कि इस रिलेटेड टीम को यहां पर 5 साल नहीं हुए या 5 साल से ज्यादा हो गए, दे नीड टू बी चेंज्ड. दिस इज समथिंग. आप इसका एक एंगेजमेंट रजिस्टर बना लें. आप की बहुत सारी मल्टीपल एंगेजमेंट्स हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर किसी टूल की मदद ले लें, बट दिस इज समथिंग विच इज अ सीरियस वायलेशन. एथिकल ब्रीचेस एंड एलिगेशंस को रिकॉर्ड करने का क्या प्रोसीजर है? आतिफ साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि अगर मैं एक ऐसी फर्म हूं कि मेरे साथ 4 या 5 लोग और हैं, अब मेरा कोई एक स्टाफ मेंबर जो मुझे रिपोर्ट करता है वो हमेशा हिचकिचाएगा कि मुझे ये चीज अमीन को रिपोर्ट करनी है कि नहीं करनी, बिकॉज ही विल बी इन द लाइमलाइट. इफ देयर इज अ वेरी सीरियस एथिकल ब्रीच ओवर देयर, what procedure shall I have in my firm कि anyone from the firm is not hesitant or has the liberty to approach and tell me कि भाई ये प्रॉब्लम चल रहा है? Ethical breaches, allegations, और उनको एड्रेस कैसे करना है? आपकी हेल्पलाइन है, मे बी हम स्केल अप कर सकते हैं कि किसी ने भी कोई रेड फ्लैग रेज करना है तो वो कैसे करेगा. ये 13 पे कुछ जगहों पर एक प्रॉब्लम सामने आया कि EQCRs में ऑडिट एंगेजमेंट के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट की और एंगेजमेंट पार्टनर ने उन ऑब्जर्वेशंस को टैकल किए बगैर या उनको एड्रेस किए बगैर ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी. क्या हमारी फर्म में ये मैकेनिज्म है कि अगर EQCR कहे कि आई नीड टू बी सेटिस्फाइड ऑन दीज 5 एरियाज फर्स्ट एंड आफ्टर दैट यू कैन ओनली इशू अ रिपोर्ट वंस आई गिव यू अ गो अहेड, तो क्या मेरी रिपोर्ट उसके बाद ही इशू हो रही है? इसका मेरे पास क्या मैकेनिज्म है? अब ये वो चीज है जो कि मुझे डॉक्यूमेंट करनी है और फिर डेमोन्स्ट्रेट भी करनी है कि अगर फॉर एग्जांपल 10 सितंबर को EQCR ने कहा था रिपोर्ट इशू कर दो, तो तभी मैंने 11 को अकाउंट्स इनिशियल किए. आई डिड नॉट इनिशिएट बिफोर दैट. सो हाउ एम आई गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दिस? नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स, हम सभी अब मोस्ट ऑफ द फर्म्स किसी ना किसी नेटवर्क का हिस्सा जरूर है. नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ISQM 1 एक चीज पे बहुत क्लियर है
कि आपका नेटवर्क आपको जो भी रिसोर्सेज देता है, आपने उन रिसोर्सेज को कैसे टेलर करना है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर सर्कमस्टांसेस, टू योर एंगेजमेंट। महज ये कह देना कि मेरे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने की और मैं मजबूर था, यू हैव टू गो वन स्टेप बियॉन्ड दैट। कि अगर नेटवर्क किसी एक चीज पे लीनियंट है, कि नेटवर्क को एक चीज में भी उनके नॉलेज में नहीं है, हमारी एक बड़ी रिगरस स्पेसिफिक इंडिजिनस प्रैक्टिस है, तो उस इंडिजिनस प्रैक्टिस के लिए हम उस रिक्वायरमेंट को कैसे चेंज कर रहे हैं। एंड देन इन द एंड कम्स द कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अब वो रिसोर्सेज भी मैं यूज करूंगा जो कि मेरे नेटवर्क के हैं, मेरे नेटवर्क के बाहर है, तो उनके ऊपर जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेयर मिनिमम किन एथिक्स के ऊपर आ रहे हैं, हाउ टू कंप्लाई विद दैट। देखिए, ऑन अ साइड नोट, अभी आईफैक्ट जो आइस्पा है, दैट इज इन प्रोसेस ऑफ इशूइंग अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर दोज प्रैक्टिसेस जो कि ईएसजी एश्योरेंस पे काम करेंगे। तो इफ यू आर अ फर्म जो कि एक ऐसे आप क्लाइंट पे काम कर रहे हैं जिसकी एश्योरेंस आप दे रहे हैं और उसके ईएसजी कंप्लायंस पे रिपोर्ट एक और सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है, और वो रिपोर्ट क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पब्लिश होनी है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन आप पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है और आप इसको कैसे देखेंगे। सो मे बी कि 3 साल बाद जब 27 में ईएसजी बिकम्स जो S1 S2 जब लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो शायद इस तरह की चीजें अराइज करने लगे। Just a look, जी। आपने एक ही देखी जो there are not many examples के text when you talk personal experience, देखिए, इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑब्वियसली वी आर लुकिंग एट इट इज द सोशल मीडिया, बिकॉज nowadays everyone has access to social media and there's always a risk कि आपका कोई staff member, even partner as well, post something on the social media which might not be representing the firm policy, or it might be disclosing something confidential to the client as well. So normally there is a social media policy for that कि उसको कैसे cater करना है। तो these are one of the example, and obviously जिस अमीन कह रहे थे, there could be many other things where your activities outside the firm can be a threat to the not only the confidentiality but also to the risk management and ethical practices as well. Because social media is an emerging issue, I have included an example in the forthcoming slide. अभी आप इसको देखेंगे कि एक सिंपल सा अगर सिनारियो क्रिएट हो जाए जो देखने में सिंपल लगे, तो बाद में उसकी रिपरकशंस क्या हो सकती हैं। अच्छा, आईकैप की अगर आप टूल किट में देखें तो इसमें बहुत डिटेल में, इन डेप्थ में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद उसके क्वालिटी रिस्क कि वो ऑब्जेक्टिव क्यों मीट नहीं हो सकता, और उस रिस्क को मीट करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो डिस्क्राइब किए। तो उसमें आईकैप कहता है कि आपकी कोई फॉर्मल एथिक्स मैनुअल हो जिसके अंदर आप बताएं कि मैं जो आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स है मैं उसको कैसे अप्लाई एंड अडॉप्ट कर रहा हूं। डेफिनेटली यू कांट माइल्ड इट अप, you can top it up to any extent you want to, but then what is your ethics manual जिसमें सारी policies and procedures आ रहे हैं। अभी जो सेकंड चीज आ रही है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेल डिफाइंड, ये वो चीज है जो कि इंटायर सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट में हमें बार बार नजर आएगा। जैसे इन द बिगिनिंग वी डिस्कस्ड कि देयर आर 4 डिस्क्रीट पोजीशंस, पर्सन विद अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, person with operational responsibility of SOQM, ethics leader, and person with operational responsibility for monitoring and remediation। तो ये 4 positions discretely क्या करने वाली हैं, इनके रोल्स क्या हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ये किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगेंगे, उस डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू कैसे होगा, और अल्टीमेटली ईयर एंड के ऊपर जब पर्सन विद अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा ऑन द SOQM ऑफ द फर्म, तो इन चीज को कैसे टेक इनटू अकाउंट करेगा और आप अगले साल की रिस्क असेसमेंट में उसको कैसे लेके चलेंगे। सो द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे नीड टू बी वेल डिफाइंड। frequent trainings, encourage consultation with ethics leader। अभी मुदस्सिर ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर्वे कैसे होने चाहिए, अनोनिमस या विद नेम। तो आतिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अनोनिमस हो तो लोगों से एक जो रिटेलिएशन का फियर है वो निकल जाता है। यहाँ फूड फॉर थॉट है, कैन वी हैव 2 सर्वेज,
one with name, one without name, where the people are encouraged कि आप अपने ethics leader से बात करें, आप उसको कहें कि ये ethical dilemmas आ रहे हैं, इनका क्या करना है. So maybe you can fill one survey with your name through an email or whatever official channel the firm has. And maybe the other one is the one जिसमें कि आप एक anonymous email कर दें या किसी को टाइप करके किसी ड्रॉप बॉक्स में डाल दें, whatever. अगेन बहुत शुरू में एक चीज आतिफ साहब ने कही कि ISQM2 ऑल्दो के अभी नोटिफाई नहीं हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट्स ISQM1 में आ गई हैं. जब आप रिवाइज्ड आइजा की बात करते हैं 220 की और ISQM1 की बात करते हैं, तो जो EQCR पार्टनर है आपका, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब आप एक ऑडिट की प्लानिंग से लेके उसके रिव्यू से लेके उसकी फाइनलाइजेशन तक चलते हैं, तो जो एथिक्स लीडर हैं और जो आपके एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर्स हैं, वो साथ साथ कैसे इन्वॉल्व थे और उन्होंने कैसे इस चीज को इंश्योर किया कि सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इन प्लेस है, एंड अगर कोई एथिकल या कोई और डिलेमा आ रहा है तो दैट इज बीइंग एड्रेस्ड फुली. रिपोर्ट ऑन एथिक्स एंड बिजनेस कंडक्ट बाय एन एथिक्स लीडर. नो, क्योंकि एथिक्स लीडर एक फोर्थ पोजीशन है जो कि डिस्क्रीट है अंडर द ISQM1. दिस एथिक्स लीडर हैज टू इशू अ रिपोर्ट जिससे वो एनुअल रिस्क असेसमेंट की बात करेगा कि हमने कैसे की, इस पे हमारे एक्शन प्लान क्या थे, इस पे अब तक हमारी प्रोग्रेस क्या हो चुकी है, हमने क्या कंप्लेंट्स रिसीव की हैं, और जो कंप्लेंट्स हमने रिसीव की हैं हमने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्या की है और रिमीडियल एक्शन क्या ले चुके हैं. क्योंकि अगेन इफ वी लुक एट द सिस्टम, ये सारा इनपुट अगले साल की रिस्क असेसमेंट के लिए इनपुट बनेगा और एक नई आउटपुट निकलेगी. ज्यादा चीजें इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें कहते रिक्वायरमेंट्स की हैं, लेकिन इन रिक्वायरमेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन कुछ इसी तरह से. जी मुदस्सिर साहब. जिसमें कंपनी की बोल रहे हैं कि इधर का डिसीजन लेट होगी, वो भी इमेज डेटा या इसके बारे में डिस्क्रिमिनेट करेंगे. This depends upon your firm policy. This depends upon your network requirements. For example, okay, अब हम एक डिस्क्रीट सी एग्जांपल एक क्रिएट करते हैं और उसकी बात करते हैं. हर फर्म जो कि ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड से रजिस्टर्ड है, उसको हर साल एक फॉर्म ए फाइल करना है. उस फॉर्म ए के अंदर जो रिलेटेड ऑडिट पार्टनर्स हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई इशू वगैरह क्रिएट हुआ था, कोई ऑर्डर आया था, तो आपने उसको रिपोर्ट करना. गालबन ये 7 साल तक उसकी रिपोर्टिंग रहती है. यानी अगर 2001 में एक चीज आई थी तो गालबन 2008 तक वो आएगा. पता नहीं 7-10 हो गया कि नहीं हुआ, मुझे 7 ही याद है. अगर इस तरह का कोई इशू हुआ है, क्या आप अपने नेटवर्क को बताने के पाबंद हैं? आपके नेटवर्क के अंदर अगर कोई लीगल का हेड है, आप इसका जो भी नाम दे दें, आप उस लीगल के हेड को ये बात बताएंगे कि हमारे मुल्क में इस ज्यूरिसडिक्शन में इस चीज के ऊपर खुदा ना खास्ता हमारी फर्म रेप्रिमांड हुई है या उस पर कोई केस हुआ है या वो पिनलाइज हुई है. अगर हम कोड ऑफ एथिक्स को देखें तो अगेन जिस तरीके से कोड ऑफ एथिक्स में आपने मुख्तलिफ सेफ गार्ड्स अपने कुछ क्लाइंट्स को बताने होते हैं कि आप पे कोई रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है कैसा हो, लेकिन अगर कोई आ जाती है तो क्या आप उनको बताने की भी पाबंद है? ये फर्म पॉलिसी डिफाइन एंड डिस्क्राइब करेगी. पॉलिसी टू अंडरटेक कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडिपेंडेंस चेक्स. A new client comes to you. ऑन द वेरी फर्स्ट हैंड आपको ऐसा कैसे लगता है कि हमारी फर्म के, अगर मिसाल के तौर पे पूरे पाकिस्तान में 10 ऑफिस हैं जो कि 10 डिफरेंट सिटीज में है, हाउ टू कम्युनिकेट विद ऑल द पीपल इन ऑल द 10 ऑफिसेज दैट लुक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट. आप में से कोई इन कॉन्फ्लिक्टेड सर्विसेज को रेंडर तो नहीं कर रहा? थोड़ी देर में अभी एक लफ्ज आएगा प्रोहिबिटेड सर्विसेज. वी हैव गॉट 2 सेट्स ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विसेज. अंडर द लिस्टिंग रेगुलेशंस बाय स्टॉक एक्सचेंज देयर इज अ सेट ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विसेज. Under the ISMA code of ethics, there are prohibited services. ने उस engagement lead को within the firm describe करते हुए लोगों से पूछ लिया है कि हम ये ऑडिट करने जा रहे हैं या प्रपोजल फाइल करने जा रहे हैं. Does any of my partner render any of the service which makes the service prohibited for me?
सपोज करें एक कंपनी है, उसका अभी 6 महीने पहले लिस्टिंग हुई और आईपीओ में बहुत बड़ा आईपीओ था, हो सकता है मेरी फर्म में कुछ लोगों ने उसके शेयर्स परचेस कर लिए हों. व्हाट इज द मैकेनिज्म टू एंश्योर दैट एनीवन ऑफ माय एंगेजमेंट टीम और ऑफ माय फर्म हैज नॉट इन्वेस्टेड इन दोज शेयर्स? कॉन्फ्लिक्ट कैसे आना और इंडिपेंडेंस कैसे होनी है, किस एक्सटेंट पे हम अपनी फर्म में देखेंगे, ये पॉलिसी हमने खुद डिजाइन करनी है. गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज आई हैव डन. नेटवर्क कॉन्फिडेंशियलिटी, compliance confirmations जो कि annually engagement related होंगी. I'll just take a while. This is a case study and I'll be very happy if I get at least 2 viewpoints from it, from the ICAP QAD department and anyone from the firm. A simple one. During a cold file review, audit के बाद आपका cold file review हुआ. One of the major clients of the firm, it was discovered that a senior auditor had been holding shares in the client's company for over a year. This financial interest was never disclosed despite the auditor's active involvement in auditing the client's financial statements. The revelation raised serious concerns about the integrity of past audit opinions, potential bias in audit judgments, and the firm's ability to detect such conflicts of interest. The engagement partner now faces a dual challenge: mitigating the immediate fallout and ensuring that systematic weaknesses are addressed. How do you feel from the practice viewpoint? If you are the managing partner of your firm, you should be looking at it. क्या आपका junior partner उसने काम कर दिया है? जी अफरा साहब. तो ये देखना होगा कि जो ये पार्टनर हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक रही है इस ऑडिट में. तो अगर सिग्निफिकेंटली इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है तो उसको असेस करना होगा सबसे पहले. ओपिनियन तो इशू हो चुका, कोल्ड फाइल रिव्यू चल रहा है, अब क्या करें? सर इसमें एक तो ये कि सीनियर ऑडिटर की इन्वॉल्वमेंट है, ओपिनियन इशू है, लेकिन इसमें सिस्टमैटिक वीकनेस पे भी काम किया जा सकता है. मैं इसका जो सेकंड एस्पेक्ट है कि इसमें जो सिस्टमैटिक वीकनेस सामने आ रही है कि मेरे ख्याल से 2-3 साल या इससे पहले वो ऑडिट चल रहा है, लेकिन सिस्टम ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ कि एक सीनियर ऑडिटर उस पर इन्वॉल्व है और उसका उसमें जो है फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी शामिल है. जी मुदस्सर साहब एंड सीनियर ऑडिटर लिखा हुआ है. इज दिस एंगेजमेंट पार्टनर और इज एन एंगेजमेंट पार्टनर? यू कैन अज्यूम एनीथिंग. अच्छा, ऑलराइट. कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? देखिए अभी ये केस स्टडी ऐसे ही है. अगर क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ 500 शेयर्स की लॉट हो तो फिर मेरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और अगर मैं 5% का शेयर होल्डर हूं फिर मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? क्या फर्म अपनी मटेरियलिटी पॉलिसी बना सकती है, और अगर ये बनाएगी तो क्या ये कोड की लाइन है कि नहीं है? बिकॉज देयर आर कपल ऑफ डायलेमास कि मैं कोई भी पॉलिसी बना के कोई भी अपनी मटेरियलिटी सेट अगर कर लेता हूं, और अगर वो मैं कहता हूँ नहीं कोड इट वाज जस्ट ऑन अ टेंजेंट, हल्का सा टच किया और आगे चल पड़े, तो 500 शेयर्स की लॉट है यार, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? This is ethics. Nothing is in white and black. There are many areas which are in gray. How do you feel? Code of ethics for chartered accountant issued by ICAP. ये तो उसकी भी important points हैं. पहले तक करने को नहीं. But can you take a plea कि सिर्फ 500 शेयर्स ही तो हैं या 1000 शेयर्स तो हैं? Incidentally, they are very interesting practical example. It's a very interesting example over how many number of shares would constitute A conflict. Independence breach. So do you feel कि 500 शेयर से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? देखिए, the requirement is that should not have been investment. Example है, there is a it's a public case, that's why I am quoting it. There is a partner in a firm in USA, and he had one share of the Walt Disney. It was the original share. उसको उसके वालिद साहब ने दिया था as an inheritance, and he just framed it in his office. So when the reviewers came from the PCOB, and they said, okay, you're auditor of this entity and you're having a share, and तो share उसमें लगाया हुआ था. It's a very beautiful share. It has a Mickey Mouse picture in it, and it's just a one share. So how bad it can be? But it became a major issue because when you're saying that you cannot invest, then either it is a 0 or it is a 1.
Either you have it or you don't have it. So even one share could constitute a serious breach of independence. Okay, if I change this example, जी sir. अब ओवर ईयर है तो बात तो ये तो बैठ नहीं होगा ये बड़ी गोलमोल एग्जांपल है, हो सकता है हो भी से, क्योंकि इस साल के कोड फाइल रिव्यू में आया है। क्या मुझे इस साल के पीछे भी जाना चाहिए अब? अगर ओवर ईयर है तो बात तो बैठ नहीं होगा ओवर अ ईयर मींस इट मे बी 2 years, क्योंकि अभी तो जो भी बंदा आपका रिव्यू कर रहा है उसका आपकी फर्म में, ये तो अभी उसको पता चला यार इस एक साल में तो थे, पता नहीं पिछले साल में भी थे कि नहीं। अगर पिछले साल में थे तो क्या हम कह सकते हैं इसे? अब उस पर जब कोड रिव्यू में है तो आपने फाइल को उससे रिव्यू करना है क्या कहाँ पे कोई क्लॉज है कि जो बंदे ने पर्टिकुलर एरिया को ट्रैक किया होगा जो मीडियम में तो ऐसा कोई मीडियम इफेक्ट नहीं हो रहा तो आपको पास ओपिनियन को रिव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंडली 500 शेयर है या 5000 शेयर है ये इररिलेवेंट हो जाएगा। ऐसे शेयर होल्डिंग नॉर्मल प्रैक्टिस है अगर इसको किसी फिल्म डिसीजन मेकिंग का ओवरसाइट पास नहीं दे रहा आपके होल्डर को तो यहाँ पे वैसे जरूरत रह नहीं जाती सिर्फ फर्म के लेवल पर रहेगा कि ये अनडिस्क्लोज्ड इंटरेस्ट था। So with a disclosed interest, maybe some very minute shareholding, there is an opinion that it may not affect. Let me carve out one example and then I can thus take to you. We are a firm of, say, for example, 20 partners. One of my partner, who is not the engagement partner, he has investment in this client. Now you have uncovered or you have discovered this thing. अब आपका क्या ख्याल है फर्म का जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? The engagement partners does not have the investment you're saying. हाँ, engagement partner की नहीं है. लेकिन You are engagement partner A, हाँ. there's another engagement partner Z. So you sit in Lahore office, maybe he sits in Mia Chunu office. So it might not affect our past audit reports since he's not directly involved in the engagement, but overall as a systematic weakness, there should be policies where the major partners or persons who are in a position of authority must disclose what kind of investment they have done on an annual basis or something like that. Achha, maybe you agree or disagree, but there's no major partner, minor partner when it comes to assets. Person मेरा ये ख्याल है. And the person who is in a position of authority, and Because जब हम बात करते हैं all the partners are jointly and severally liable, तो वो फिर मेरा ख्याल है ये. जी सर, माइक दीजिएगा. कितनी परसेंटेज उसकी अब एक पार्टनर 20 पार्टनर है, एक के पास अगर 10 करोड़ शेयर्स है, विदाउट नंबर पे बात कर रहा हूँ, तो उसके पास हमें देखना पड़ेगा कि कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो उसको पास होती है एज ए पार्टनर को पार्टनर, क्योंकि ये आज का नहीं है, ये 50 साल पहले भी था कि 10% से ऊपर कोई ऑफिसर या उसकी स्पाउस खरीदती है तो एक फार्म में जमा कराना होता था, तो उसके बाद अगर कोई नहीं कराता तो एग्जाम इस पे फिटेलिटी डिपेंड करता है कि उसका टोटल कैपिटल कितना है, उसका कोटेड कंपनी है या क्या है, लेकिन देखना ये चाहिए कि जो आदमी शेयर दे रहा है उसका कोई एज ए पार्टनर है कोई दखल अमल जो उस पर कोई इंफॉर्मेशन पास होगी या उसको मिसयूज कर सकेगा, क्योंकि 20 पार्टनर है, एक पार्टनर ही पार्टनर होगा ना, इंचार्ज होगा, बाकी तो इन्वॉल्व नहीं होते। और दूसरा मैंने जितना भी 2 घंटे में ये सुना है ना जी, सर्टेनली मेरा नॉलेज इतना अपडेट नहीं है इसके ऊपर, 68 का क्वालिफाइड हूँ, किसी ने भी ये बात नहीं की कि व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ द क्लाइंट्स, कि वो कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें तैयार भी होते हैं कि नहीं होते। पाकिस्तान एज ए वेरी स्पेशल कल्चर कि वो इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। दूसरा, हमारा टाइम बड़ा लिमिटेड है ऑडिट का, हमने अक्टूबर के पहले हफ्ते में हर कीमत पे साइन करना होता है, क्योंकि 120 दिन और 4 महीने ने हमारे 3 दिन और कम कर दिए। 28 अक्टूबर तक अब मीटिंग होनी होती है, जो 90% नहीं ख्याल करते, उसके ऊपर एक्शन भी कोई नहीं हो रहा, तो उसमें टाइम जो इसे इन चीजों के लिए इतना टाइम लगेगा, वो क्लाइंट भी एग्री करेगा फीस के ऊपर भी और अपने इंफॉर्मेशन देने के ऊपर भी। इसके बाद रोशनी डालें ताकि जब ऑडिट को एक्सेप्ट करता है तो उससे ये बातें तो नहीं डिस्कस करता भाई ये इंफॉर्मेशन देंगे आप ये देंगे, और फीस भी काफी इन्वॉल्व होगी, इसके लिए आपको कॉम्पिटेंट बंदे रखने होंगे।
हम सारे अगर मैंने कोई इरेलेवेंट बात कर दी है तो उस पर जरा रोशनी डालें कि इस पे पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से जो अगला कंपोनेंट है मेरा क्लाइंट एक्सेप्टेंस, उसी पर ही आपका क्लाइंट जो क्लाइंट एक्सेप्टेंस के रिलेटेड रिस्क है, आपकी बात बिल्कुल बजा है। अगर हम फी प्रेशर देखें इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑडिट हैज गॉट नॉट दैट exuberant of a fee as any other assurance service, but this is the reality that despite the fact we have accepted it. If it was our decision, तो हमें अपने सिस्टम को शुरू से ही देखना था। मतलब मैं अभी तो हम एक डिफरेंट डिबेट में ड्रैग इन हो जाएंगे। अगर विद योर ड्यू परमिशन इफ यू कैन स्टिक टू जो लॉ भी कह रहा है, लेकिन यू हैव हाईलाइटेड अ वेरी पर्टिनेंट थिंग कि 120 दिन में ऑडिट के दौरान अगर क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता और फीस भी बहुत अच्छी नहीं है, तो व्हाट टू डू? फिर आपका सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट उसको कैसे रिएक्ट करेगा कि क्या उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या जाने दें? Then that is the hard decision which one needs to take. वेरी स्मॉल क्वेश्चन। दुनिया में जितने भी फ्रॉड हुए हैं, बैंक्स फेल हुई हैं, सबसे ज्यादा बैंक अमेरिका में फेल होती हैं। हर दिन तीसरे दिन एक बैंक फेल होता है। उसमें कोई स्मॉल कंपनी इन्वॉल्व नहीं थी। विद ड्यू अपॉलजी टू द बिग कंपनीज, उसमें तमाम बड़ी की बड़ी कंपनी इन्वॉल्व थी। और टू माई नॉलेज वट एवर आई हैव स्टडीड, उसमें फैब्रिकेशन भी थी, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी था उनको फेल कराने का। सिर्फ ऑडिट का कसूर नहीं था, या ऑडिट वालों ने सारी गलतियां नहीं की थी, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस थी। स्पेशली पाकिस्तान और बीसीसीआई को हमने स्टडी किया, मैं उस वक्त पंजाब में था, तो उस पर भी इंटरनेशनल इम्पैक्ट था। तो इन चीजों को भी तो देखना पड़ेगा कि हर एक उसके कंपनी के पीछे पड़ जाए कि उससे क्या किया है। डायरेक्टर्स का जो है ना, अब देखो डायरेक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑडिट कमेटीज भी होती हैं, न्यूट्रल ऑडिट भी होते हैं, फीमेल ऑडिट डायरेक्टर्स भी होते हैं, तो सबके ऊपर जिम्मेदारी आती है। तो ये शेयर का जो मसला है, अगर एक शेयर किसी के पास है, जैसे भी इन्होंने कहा कि वो इनहेरेंस में मिला उसको, उसने एज ए प्राइड लगा दिया वहां पे, तो क्वांटम जब तक नहीं डिसाइड होगा तो इस पे एक्शन नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। चले मेरा ख्याल है कि एक अदनान साहब एक क्वेश्चन, आबिद साहब एक क्वेश्चन कह रहे थे। बिल्कुल यही चीज़ है कि उस मटेरियल यानी कि मटेरियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसके कैपिटल के अंदर या फंड की अपनी पॉलिसीज होनी चाहिए कि क्वांटम डिफाइन हो कि इससे आगे आप नहीं कर सकते। लेकिन इस सारे कुछ को देखते हुए इसके बावजूद यहाँ पे कि एक बंदा करेगा फिर दूसरे लोग करेंगे, इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी होगी, उससे दूसरे इन्वेस्टर जहाँ वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होंगे, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी इसमें। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल ये एक चीज है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोबेबली ये आपने मेंशन नहीं किया कि वो शेयर उसने ट्रेड किए हैं कि नहीं किए। अगर पहले के शेयर लेके बैठा हुआ है और उसने कोई प्रॉफिट नहीं किया या कोई बेनिफिट नहीं दिया, या इवन अगर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली भी है, तो उसके साथ जो सलूक किया जाएगा, हाउ वुड दैट बी डिफरेंट फ्रॉम समबडी हु हैज एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम दैट इनसाइड इन्फॉर्मेशन? basically I tried to make it as intriguing as I could so that every one of us can be involved. अब इसमें सारी बहुत सारी चीजें हैं जो मे बी के विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यादा क्लैरिटी से रेगुलेटरी वे में डिसाइड हो जाए, जो एथिक्स के बाद एक प्रिंसिपल का हिस्सा बन जाए मे बी। लेकिन इस सारे में पॉइंट भी है कि आप फर्म में इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि ये चीज ना हो। सेकंड नेक्स्ट वन इज मोर इंट्रिगिंग। एक आपकी इजाजत से आतिफ साहब से वो पूछे, उन्होंने जो एक ग्लोबल एग्जांपल शेयर की थी, उसमें क्या रेगुलेटर ने डिसाइड किया? वी कैन शेयर They said to the public and the auditor would be What about the I have one chair and it was such a beautiful chair that it has Mickey Mouse picture attached on it. और उसने खूबसूरती के लिए अपनी उस पर रखा हुआ था, डिस्पोज ऑफ नहीं किया, बिकॉज वन शेयर might not have any value, but in that case he was penalized and heavily fined. Okay, just another intriguing example. You have recently been inducted in the partnership of a well-known audit firm. Your managing partner has been successful in winning you a public sector client. That is an exuberant audit fee. While finalizing the audit, the CFO of the client is pushing the team to complete the work earlier than scheduled, and also insisting you to perform basic procedures to complete the audit fieldwork. There's also some pressure to not to disclose certain contingencies being in the public sector. You are having a feeling that the client may be rotated if you do not act carefully. What should you do? Again, very relevant. very relevant. This is in circles. What shall we do?
आई एम अ जूनियर पार्टनर, अब आ गया काम, 5-10 मिलियन फीस है, वो भी जाएगी, मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या करूं? टेक्निकली तो परफॉर्म करता और सारी चीजें करनी है, कंप्लीट करना है, ये तो एथिकली हम कर नहीं सकते कि परफॉर्म ना करें। नहीं करके फिर डिस्क्लोज कह रहे, देख लो यार इसको ना करो डिस्क्लोज, तुम्हारे एम्बेट में है। जब डिटेल पढ़ते हैं हमने की क्लास में बिल्कुल भी डिस्क्लोज छोटी डिस्क्लोज So I should be very हमारी इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। So it's a head straight thing, कि नहीं कुछ नहीं सोचना, क्लाइंट अगर जाता भी है तो I still have to go, and across the house this is unanimous. I've got one comment maybe. For mitigating his work could be reviewed for systematic weaknesses. Okay, yes, we have discussed it. जी, सो यहाँ पे एक से ज्यादा मेरा ख्याल कंसिडरेशंस हैं, जैसे आपने काम कंटिजेंसीज डिस्क्लोज नहीं करनी कुछ, तो मेरा ख्याल है वहां पे मटेरियलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि उनकी मटेरियलिटी कितनी है। इसी तरह आपने कुछ काम जल्दी में करना है तो ऑडिट के अंदर यू गिव अ रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट अ कंप्लीट और एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो आई बिलीव कि अगर आप एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं देन आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, एंड इफ द टाइमलाइंस और द टैट इज सो मच टाइट कि आप उसमें रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकते, तो आई थिंक द फर्म शुडंट एक्सेप्ट दैट एंगेजमेंट। और एक्सेप्टेंस के बाद आया है, इशू राइज हुआ है, अब तो रिपोर्ट का टाइम आ गया है, रिपोर्ट पे अब तो कह रहे हैं जल्दी काम करो और जाओ। So if the auditor has not yet obtained a reasonable assurance, तो वो जो है वो रिटायर हो सकता है उससे, और मेरा ख्याल है कि उसे ओपिनियन नहीं देना चाहिए अगर उसको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिली है तो। मे बी यस, क्योंकि जो IFKM 1 आपको ये कहता है कि फी की कंसिडरेशन जरूर ध्यान में रखें क्लाइंट एक्सेप्टेंस के वक्त, और हो सकता है कि कोई एग्रीबरेंट फी आपको किसी गलत डिसीजन की तरफ ना लिंक कर दे। तो अगर इतना हेफ्टी फी वाला क्लाइंट है और आपको लगता है कि मैंने ये ना किया तो ये रोटेट हो जाएगा, एंड यू हैव रिसेंटली बीन इंडक्टेड, आपका पहला साल है, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द रॉथ ऑफ द सीनियर पार्टनर, द मैनेजिंग पार्टनर? Yes, sir, I think there's one more question you could take. I think there should be internal consultation between the firm. Like you mentioned about the active partners, they should be brought to the knowledge of the partners and active partners. That is the very careful and right approach, involve the ethics partner. In online comment. So there's an online comment, it says, adhere strictly to auditing standards, maintain independence, and refuse to compromise audit quality or conceal contingencies, documenting all pressures faced, communicate concerns with the managing partner, prioritize ethical practices, and focus on long-term credibility over client retention. Ji, Zainab Ahmed Sahaba, this is maybe the right approach. So Also wish to communicate these issues to the company's company's board of directors. Those are responsible for what is. maybe in the public sector you can't hold the entire board together. एक ही executive होता है, बाकी 8 तो non executive होते हैं. You can't hold them together. बोर्ड अगर आप रियलिटी जैसे मैंने कहा एक कम्युनिकेशन आप कर दो, और एक ये इसमें अगर रियलिटी है, अगर आप इफ यू केम क्रॉस कंटिजेंसीज और वो जिसको नहीं की जा रही और वो इम्पैक्ट हो सकता है, then you have to think about बिल्कुल. अगर आपकी नोटिस में नहीं आती लाइक या आई, तो देन रिसोर्सेज जी, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। जी उस्मान साहब. पाकिस्तान बाहर मुल्क है जहाँ पे आप रोज प्रैक्टिस एज ऑडिट, ये प्रैक्टिकल बहुत से लोग इससे एग्री करेंगे कि आप अगर कहीं पे कोई क्वालिफिकेशन देते हैं या कोई चीज हाईलाइट करते हैं, या अगर कोई नॉट डिस्क्लोजर ऑफ अ कंटिजेंसी को आप रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको रेगुलेटर इस बात की, तो या इस वजह से जो आपने केस स्टडी किया तो बड़ी रेलेवेंट है कि अगर मैनेजिंग पार्टनर के बाद कह रहे हैं दूसरे पार्टनर्स को, तो शायद इस एक्सपीरियंस की वजह से भी कह रहा होगा
यदि आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे उतना ज्यादा आप penalize penalize हो सकते हैं It is unfortunate, but that is how it जी is. because for में मिटिगेटिंग फैक्टर्स हमारे इंडिपेंडेंस को रिकवर करने के जब आप जो आपका सिस्टम जो भी आपने अपनी फर्म में मेंटेन किया है जब आप उसको इसके बारे में बताएंगे तो मेरा जहां तक पहला ख्याल है कि हाँ वो आपको ऐसा सोल्यूशन जरूर बताएंगे एथिक्स लीडर और बाकी सीनियर लीडरशिप कि जो कि आपके रिस्क को मिटिगेट कर दे यहाँ से फिर दो चीजें स्टेम आउट होंगी या तो मिटिगेट हो जाएगा या मिटिगेट नहीं हो सकेगा और अगर मिटिगेट नहीं हो सकता तो फिर पता चलता है कि आपके सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट का कसूर है जो अगले साल अपडेट होने की जरूरत है या कि इसका कोई और वे आउट था आपको क्लाइंट एक्सेप्टेंस आपका एलिमेंट वीक है आपको वहां पे से लेके जाना चाहिए था इसका क्लियर कट क्यों नहीं है एथिकल स्टैंडर्ड्स में हमारा बड़ा मतलब एक ना कंफ्यूजन का मतलब आता है हमेशा कोई राइट एंड रॉन्ग या एक्स एंड वाई कोई आंसर हमारा नहीं आता एथिक्स में अगर हम देखें तो कुछ जगहों पे तो एथिक्स बहुत क्लियर है जैसे रोटेशन है उससे बहुत क्लियर है ऑडिट फी है उससे बहुत क्लियर है कि आपने अंडरकटिंग नहीं करनी अगर हम आई कैप के कोड की बात करें मार्केटिंग के बारे में कुछ चीजों पे बहुत क्लियर है कि मार्केटिंग हमने नहीं करनी तो हाँ जहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक थिन बॉर्डर लाइन केस है जहाँ पे क्लोज कॉल आपने एक्सरसाइज करनी है तो मे बी के वहां पर प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पर फिर आपको बेस्ट जजमेंट एक्सरसाइज करनी है शायद हमारा बिजनेस मॉडल के अंदर तो इसी नहीं है फर्म के बिजनेस मॉडल के अंदर कि वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट्स और उनको हम उनको उनके ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे हैं और उन्हीं से फीस ले रहे हैं नहीं मेरा ख्याल है कि शायद ये इंटरनेशनल इशू है एथिक्स का ये इशू इंटरनेशनल ये है कि अभी तक ऑडिटर एज एन ऑडिटर इंडिपेंडेंटली ऑडिट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते बहुत चीजों में मुश्किल ही होता है उनको क्लियर कट ये डिफाइन करना कि अच्छा ये मैंने यही कर अभी तक हम इसमें ग्रे एरिया में बहुत ज्यादा है यही ग्रे एरिया भी मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वाइट हो जाएंगे ये फिनोमेना शायद बहुत सारी जगहों पर जैसे आप कह रहे हैं लेकिन फिर उसके अपने कुछ सेफ गार्ड्स हैं इफ आई कैन जस्ट I think you would have studied it. We have discussed the fourth one. First and third वाला बहुत ज्यादा pertinent है हमारे यहाँ बहुत सारी ऑडिट टीम्स हैं हॉस्टलाइट्स हैं और उस हॉस्टलाइट आपकी फर्म का एक हॉस्टलाइट बच्चा डेटा शेयर कर देता है किसी और के साथ how the firm should react to it. Because if you're speaking of ethics, तो मैंने ethics के जिन 4 लेवल्स पे बात की तो उसमें engagement was at the core of it. तो आपको 4 लेवल पे एथिकल डिलेमास आ सकते हैं आप ईमेल करने लगे थे गलती से किसी और भी कॉपी हो गया आप व्हाट्सएप पे कोई चीज शेयर कर रहे हैं शायद वो आपके स्टेटस पे लग गई हाउ टू रिस्पॉन्ड मे बी ये वो चीजें जिससे वी कैन मेक द पॉलिसीज एंड वी कैन सी कि अगर ऐसी कभी कोई चीज आए तो इसकी मिटिगेशन क्या होगी सेकेंड एलिमेंट बहुत सारी चीजें इसमें एक्सेप्टेंस के हवाले से वही है जो कि प्रीवियसली ISQC 1 में भी थी और अगर मैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो हमारे पास से 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको कि हमें क्लाइंट एक्सेप्टेंस के वक्त देखना है एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ली थी हमने क्लाइंट की एंटिटी की हमने क्लाइंट इंटेग्रिटी के बारे में देखा था फर्म की एबिलिटी है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट और जो आखिरी चीज बड़ी क्लैरिटी से सामने आ रही है कि फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल प्रायोरिटीज ऑफ द फर्म क्या है और क्या वो प्रायोरिटीज आपको किसी गलत डिसीजन की तरफ ना ले जाएं फॉर एग्जांपल मेरी टोटल ऑडिट फी ऑफ द ऑडिट डिपार्टमेंट इज X मिलियन और उस X मिलियन का अगर मैं 15% फी जितना एक नया क्लाइंट है जो बिल्कुल मेरे पास आने वाला है शैल आई एक्सेप्ट दैट क्लाइंट अगर मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूं और वो इतनी बड़ी फी के साथ आ रहा है क्या मेरे पास वो काम करने की कैपेबिलिटी भी है अब कैपेबिलिटी में आगे 2 चीजें आ जाती हैं वो किस वक्त आएगा क्लाइंट फॉर एग्जांपल माय फर्म इज एंटायरली फोकसिंग ऑन फॉर एग्जांपल आई एम इन फाइनेंशियल सेक्टर सारे का सारा क्लाइंट मेरा दिसंबर बेस्ड है जून बेस्ड एक ऑडिट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर उस दिसंबर बेस्ड में एक और दिसंबर बेस्ड क्लाइंट आ जाता है विल आई हैव सफिशिएंट स्टाफ फॉर एग्जाम्पल हम एक और चीज को एक बात करते हैं कि एक इंटरनेशनल कंपनी वो पाकिस्तान में आके प्रॉपर तरीके से अपने आप को रजिस्टर करवाना चाह रही है एंड दे वांट टू मेक द ट्रेडिंग इन बिटकॉइंस
official in Pakistan. So shall I accept that client? ये वो चीज है जो कि मुझे अपनी फर्म की एबिलिटी में थर्ड या फोर्थ नंबर पे देखनी है। अब ये तो बात आ गई वो वाली जो कि एक बड़ी फार फ्लंग थी। हम इसको बड़ी सिंप्लीफाइड वर्जन के ऊपर देखते हैं जो कि बिल्कुल इसी मॉडल पे है। आजकल हमें पता है कि जैसे पहले उबर और करीम होते थे, अब एक बाइकिया आ गया है या यांगो आ गया है। इसी तरह की एक और ऐप पाकिस्तान में आ गई है। फॉर एग्जाम्पल वो ऐप बन गई है और उसकी बहुत अच्छी मोडालिटी है, और वो जो ऐप होल्डर है वो इस ऐप को किसी दूसरे बंदे को बेचना चाह रहा है। वो कह रहा है मेरा ख्याल है कि मेरी जो ऐप है ये 50 मिलियन रुपीस की है। नाउ यू हैव बीन एंगेज्ड टू वैल्यू दैट ऐप। डू यू फील यू शुड बी एंगेज्ड इन दैट असाइनमेंट? अब ये तो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स इन्वॉल्विंग टेक, सो दे में पोज सर्टेन डिफरेंट रिस्क्स जो कि हमारी फर्म के एक्सेप्टेंस के बियॉन्ड हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ टाइम, जो चीजें ISQC 1 में भी थी, आई एम जस्ट स्किपिंग देम एंड आई विल फोकस मोर ऑन केस स्टडीज। एथिकल नॉन कंप्लायंस, क्लाइंट इंटेग्रिटी, resources available with the firm. This had always remained in highlight, in the limelight, कि जो भी स्टाफ हमारे पास है क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो कॉम्पिटेंट है, और क्या वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ऑडिट होगा अवेलेबल भी होगा कि नहीं होगा। अगर ये सारी चीजें हैं और उसके बावजूद एक नया क्लाइंट आ रहा है विच यू हैड बीन yearning for the last so many years, should you accept that? Agreeing the engagement terms, financial priorities whilst accepting a new client, yet retaining a recurring client. This is a practical dilemma covering both ethics and the client acceptance part. Audit fee, ICAP has given a lots of literature on that. इसकी adequacy पे, undercutting पे, unpaid fee पे, किन पे accept करना है कि नहीं. Guidelines by the network, आप इसको देखें. Group audit is a new consideration. क्योंकि अब जिस तरीके से प्रैक्टिसेस इवॉल्व हो रही हैं, ग्रुप ऑडिट्स हर जगह पर ही आ रहे हैं। विद द एडवेंट ऑफ रिवाइज्ड ISA 600, अगर आप एक ऐसे ग्रुप ऑडिट में इंगेज्ड हैं जिसमें एक आपकी फर्म है और जो दूसरी फर्म है वो किसी और नेटवर्क की है, आप एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन देखें जो कि एक रेयर केस है। सपोज करें जो दूसरी फर्म सब्सिडरी का ऑडिट कर रही है, जो कंपोनेंट ऑडिटर है वो आपसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क है, आप उनको ऑडिट रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं, आप अपनी मटेरियलिटी डिटरमिन कर रहे हैं, क्या वो मटेरियलिटी उनके लिए एक्सेप्ट होगी? अगर आपको मटेरियलिटी लेवल उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा एट अ लेटर डेट, या वो अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स आपको रिव्यू नहीं करवाएंगे एट द ऑनसेट, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द क्लाइंट, उस ऑनसेट पे आपने इस रिस्क को देखा था कि आपके वर्किंग पेपर्स वुड बी सब्जेक्ट टू आवर रिव्यू? Did we actually clearly included this thing in my engagement letter कि जब मैं रिव्यू कर रहा हूँगा मैं अपनी कंसोलिडेट रिपोर्ट पे तभी साइन करूंगा जब कंपोनेंट्स के इनिशियल अकाउंट से देयर ट्रांसमिटर लेटर्स आ जाएंगे। दैट इज अ प्रैक्टिकल डिलेमा। और अगर दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं तो दोनों के जो एथिकल कोड्स हैं उनको कैसे लेके चलना है। पॉसिबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग इन अनदर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। Just imagine you are doing the audit of a JV which is between Pakistan and, for example, say Japan. As a component auditor, you're also required to translate the PKR financial statements into the Japanese currency and then present the same under Japanese financial reporting framework. Do you feel you've got the capacity to translate the same? A simple JV है। अब CPAC का अगर काम आ रहा है तो do I have the expertise to translate the financial statement into Chinese currency and then report the figures under the Chinese GAAP and then reconcile the Chinese GAAP to the IFRS GAAP? Maybe fees is very exuberant, एक हफ्ते का काम है, or maybe I shall be getting 5 million rupees or 8 million rupees. How to balance the two? मतलब अगर मैं ये काम एक्सेप्ट कर लेता हूं तो डू आई हैव देन रिसोर्सेज विद मी? This it will cover it. You convert it into Chinese currency and Japanese currency. But this it will cover. It is a conversion of currency. Just imagine a very far-flung example, very far-flung example. मेरा ख्याल है अभी तक we are not a part of IFIAR, जो global
ओवरसाइट बोर्ड्स का प्लेटफॉर्म है, अगर हम उसका हिस्सा बन जाते हैं और हम एक गलत रिपोर्ट दे देते हैं, और बीइंग द मेंबर ऑफ इफ्यार उस कंपनी, उस कंट्री की कोई जो कंपनी है, तो वहां से हमारे खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट फाइल कर देती है, तो लोकली व्हाट इम्पैक्ट आर वी गोइंग टू हैव? माय प्रैक्टिस। सर आप कह रहे हैं गलत रिपोर्टिंग के बारे में, मैंने इस पे क्वेश्चन किया कन्वर्शन ऑफ करेंसी पे, आपने पहले कन्वर्शन ऑफ करेंसी की बात की। कन्वर्जन करते हुए जिस वक्त आप तमाम एसेट्स को और लाइबिलिटीज को मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में कन्वर्ट करके सारा हिस्टोरिकल आप एवरेजिंग करेंगे, हो सकता है वो डेटा ही आपके पास सारा अवेलेबल ना हो ट्रांजैक्शंस का, हो सकता है उसकी जो रेट एवरेजिंग है जो P&L की है, जो कि ड्यूरिंग द मंथली बेसिस पे होनी है, चंक इतना हैवी था कि आपके पास वो रेट्स अवेलेबल नहीं है, ट्रांजैक्शन का ठीक रिपोर्टिंग टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप गलत एवरेजिंग कर लेते हैं और आपकी इक्विटी गलत एक अमाउंट से हिट हो जाती है। Anyway, if I were there, I won't convert it unless I have the complete data. क्योंकि पाकिस्तान में भी हमें लिखना पड़ता है कि हमारा जो करेंसी है उसके डेट पे आप कन्वर्ट करते हैं जो ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं, तो अगर मैं नहीं जानता तो मैं नहीं करूंगा उसको कन्वर्ट। असाइनमेंट का हिस्सा है कि आपने ये भी काम करके देना है। नहीं सर, असाइनमेंट के ऑडिट फर्म जो हमारा ऑडिट प्रोफेशन है ना, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, अभी तक ये टॉप पर है पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जाने पहचाने, इवन पाकिस्तान में भी हमारी रिपोर्ट ऑनर होती है। तो फीस के लिए ऐसा काम करना, ज़ाहिर है बड़ी फर्म के बड़े काम है ये, फीस के लिए ऐसा काम करना मेरे नजदीक नहीं बनता, ये एथिक्स के खिलाफ है। एग्जैक्टली वो ये चीजें जो रिस्क बता रहे हैं कि कोई भी लोग ऐसा ना करें, ऐसा नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि एक रिस्क हो सकता है, आप अपने सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट में इसको एड्रेस कर लें कि हम ये काम नहीं करेंगे। और इसी तरह भी आपने बात की कंटीजेंट लायबिलिटीज में, अब आप पाकिस्तान का सिनेरियो देखें, इसमें क्या होता है। हमारे पास अभी तक ये भी फैसला दिया है कि पिछले ऑडिटर ने जो पॉइंट रेज किए हैं उसको हमें पहले सॉल्व करना चाहिए। कोऑपरेटिव वालों ने कर दिए, कोऑपरेटिव का ज्यादा ऑडिट प्लाट होते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से, उन्होंने ये लिख दिया कि पिछले ऑडिटर ने जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, आपको अगर ऑडिट मिला है तो आप वो देख के रिपोर्ट देंगे कि उसके ऑब्जेक्शन जो है वो रिमूव हुए कि नहीं। मेरा ख्याल है हमारे पास ये नहीं है रिपोर्ट में कि पिछले ऑडिटर ने जो पॉइंट रेज किए थे उस काम हो गया कि नहीं। आई थिंक कंपैरेटिव के स्टैंडर्ड के तहत अगर पिछली क्वालिफाइड रिपोर्ट्स हैं तो आपको कंपैरेटिव पे अपने ओपिनियन को क्वालिफाई करना पड़ता है आपको, और अगर वो कुछ ज्यादा गंभीर क्वालिफिकेशन है तो मे बी दैट क्वालिफिकेशन गोज फॉर नेक्स्ट 2 years, क्योंकि ओपनिंग इक्विटी आपकी जो है वो स्टिल क्वालिफाइड होती है, तो वी हैव टू फॉलो दैट। रिपीट भी कर सकते हैं उनको जी, अगर वो अनसेटल्ड है तो विल बी रिपीटिंग दैट। पर मैं यही कहूंगा कि हमें यही दुआ करनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानियों का है ये कायम रहे, तो हमारे लिए बड़ी बात है। जी बिल्कुल। मैंने पूरे जहाँ साफा में पूरा में गया हूँ, दूसरे पे गया हूँ, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को माना जाता है। और 10-15 लोग जो हैं सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, फिर भी अच्छा है कि आप साथ साथ इसको अपडेट कर रहे हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो करने वाली हैं रूटीन, जो छोटी छोटी है ना, उनका इम्पैक्ट आता है। जैसे हमारा रेलेवेंट पॉइंट है इसके कंटेंट या इंटर कंपनी सिस्टम कंसर्न के साथ भी गए जो कवरेज का करंट अकाउंट होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट ले या ना ले, अगर लाभ कर में तो उस पर ले भी, वो वहाँ पे कन्वर्ट बड़े झगड़े करते हैं जी आप उस पर ले जाना। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन है। जी another case study, if I can get your attention. A client whose last audit report was opinioned adversely is approaching you for next year's appointment. On discussion with the client and basing upon your experience or judgment, you believe that the accounting treatment at certain instances was risk averse, that resulted overall in adverse opinion. By changing certain measures, making certain assumptions, and changing certain accounting treatments, this year the report may be qualified. It is getting one step better. Shall you accept this client? Yes. I think yes. It is actually getting better than your. लेकिन ये रिपोर्ट
गुड से क्वालिफाई होने में हमारी एक्सेप्टेंस है क्या? आप अगले साल उसको जब देखेंगे, वो चीजें ठीक हो जाएंगी तो हम अपनी क्वालिफाई कर देंगे। तो आर यू गोइंग टू देन आर यू आपकी ट्रेनिंग के लिए आपकी वो रिपोर्ट इस्तेमाल घर से परफेक्ट हो जाएगी टू रिटेन दी क्लाइंट। जिस वक्त आपका क्लाइंट एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर शुरू होता है, तो आप एक तो स्टेप ये लेते हैं कि आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पिछले ऑडिटेड आते हैं आप उनको पढ़ते हैं सारा। उसके बाद आप जाके क्लाइंट से भी तो मीटिंग करते हैं ना, बताओ भी इन एरियाज में चल रहा, तो क्या तुम फोर्सी कर रहे हो? क्योंकि जैसे कि 30 जून का साल खत्म हुआ, मिसाल के तौर पे रिपोर्ट आज साइन हुई है 2 दिसंबर पे, तो आधा साल तो सब्सिक्वेंट में गुजर गया है। सब्सिक्वेंट कितनी इंप्रूवमेंट आई और अगले साल की क्या प्रोजेक्शन है? अगर उस वक्त क्लाइंट आपको कहते हैं मेरे ये एस्टिमेट से ये ट्रीटमेंट से ये इस तरह से थी, आई एम गोइंग टू चेंज द ट्रीटमेंट दिस वे, और जिससे कि ये हम आपकी क्वालिफाई कर देंगे। मे बी नहीं देख सकते। हाँ, अभी एक डिस्कशन आप फेज पे खड़े हैं, हम ओपिनियन तो आज बैठ के ही दे सकते हैं कि महीने बाद क्या होगी ना। कुछ कमिटमेंट चाह रहा है। हम फैक्टर्स को सिर्फ देख सकते हैं कि आपने क्या assumption यूज की, क्या चेंजेस आप उसके अंदर देखते हैं, देन की स्टेज पे you need to discuss with the client the basis of what's clearly issued by the previous auditor. और उन बेसिस पे अगर स्टेप्स क्या है, अगर स्टेप्स क्या है, you have to अभी क्लियर एडवर्स ओपिनियन हमारे सामने कैसे आएगी एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस? नहीं, वो पिछले ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है प्रीवियस ऑडिटर की। तो हमारे सामने कैसे? नहीं, वो आपके पास अपनी ऑडिटेड अकाउंट्स लेके आए ना, तो नेक्स्ट ईयर की अपॉइंटमेंट है। जी जी, या एजीएम से पहले आफ्टर द ऑडिट कमिटी, जिस वक्त आपका प्रोसेस चल रहा होता है एजीएम के 21 दिन का, उन दिनों में। सो जनरली वी फील कि अगर हमें ये assumptions लगे तो इट्स गुड टू एक्सेप्ट। रीजनेबलनेस को भी देख लेना चाहिए assumptions की, क्योंकि अगर assumptions हैं तो रीजनेबलनेस की बात तो फिर लाजमी आनी है। देखो, ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये जो सारी केस स्टडीज हैं, ये बड़ी बॉर्डर लाइन केस स्टडीज हैं। इशू इसके अंदर सिर्फ एक है कि अगर प्रैक्टिकली ऐसी कोई चीज आए जिस कॉन्टेक्स्ट पे हम बात कर रहे हैं, आपका सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, वो इस तरह के इंस्टेंसेस को एड्रेस कैसे करेगा, और जो भी आप अपना पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना लेते हैं जो ISKM 1 के अगर एन मुताबिक है, तो इट्स गुड टू गो, अगर वो आपको एक्सपोज नहीं कर रहा तो। इसके अंदर एक चीज बहुत देखने वाली है कि मतलब जो मेक सेंस, इट सेज दैट द सर्टेन इंस्टेंसेस दिस अवर्ड्स treatment of that means to say management was not independent and they were making the sale that was biased. Yes, they didn't want to take any. Points up to the obviously level of integrity of the management, that how objective it is. So that is the main reason, and obviously your management team positions तो कहते हैं पहले management application आएगी और that is the main reason. In this case study from me. बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके अंदर और जो है वो एग्रेशन के साथ जा रहा है, अगर तो सर्कमस्टेंशियल मतलब चेंज है उसके अंदर, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन अगर उसको एग्रेशन के साथ कोशिश कर रहा है कि हमारे जो है इस तरह से ये रिस्की है, तो खतरनाक। मतलब आपका अपना रिस्क एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो आपने बनाना है, जो भी आप अपनी फर्म के सर्कमस्टांसेस में बनाना चाह रहे हैं, मैं इस पे बहस नहीं करूंगा कि वो आपने कैसे बनाना है, आपने खुद सेट करना है। मैं एक बड़ी एक जस्ट क्विक एक एग्जांपल देके मैं आगे चलूंगा जी। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस और उसकी पूरी इक्विटी वाइप आउट हो गई है। शेल वी एम्फसाइज दैट कंपनी फॉर गोइंग कंसर्न और नॉट? मे बी नॉट, व्हाट टू डू? और अगर वो कोई ऐसी कंपनी है जो कि फॉर एग्जांपल कोई डिस्को है या कुछ भी है, जिसके शेयर्स पीछे फॉर एग्जांपल सॉवरेन गारंटी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, वो कभी भी बंद नहीं होगी, still should you be giving a going concern emphasis or not? Still we have to see the other circumstances, not only on the basis of illusion of disappearance of money. कैश रिच है, पैसे आ रहे हैं, सब्सिडीज मिल रही हैं, सैलरीज पे हो रही हैं, whether to give this or not? There's no need to that. मुझे ज्यादा दिन तो कोई प्रैक्टिकल आपको There's no need to that issue the हमारे पास एक
है जिसका बैंक से कोई ग्रोथ नहीं है। गोइंग कंसर्न का इशू बड़ा सीरियस है कि अप्रैल वाइपआउट हो चुका है। सिर्फ डायरेक्टर लोन है और फैमिली मेंबर्स लोन है, और उसका केस हमने किया कि ये इनको बंद होने के कोई चांसेस नहीं है ना फाइनेंस क्लास, ये तो उन्होंने कर दिया। फिर एक आया कि जी अब कोर्ट में केस है, जितनी रिबेट मिल रही है कंपनी को उसका 1 रुपए की भी एंट्री बुक्स में नहीं है। आई अगेन रिपीट, मिलियंस में रिबेट एक्सपेक्टेड है, कोर्ट में केस है, कंपनी में उसका 1 रुपए की भी एंट्री नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर ओपिनियन देने से रिफ्यूज किया कि मैं इस पॉइंट को नहीं करता कि अगर मैं ये ओपिनियन देता हूं तो एक के खिलाफ जाएगा, एक के हक में जाएगा कोर्ट में, तो नुकसान होगा दूसरे का। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने, इंस्टीट्यूट ने इस चीज को एग्री तो किया, लेकिन उन्होंने कहा जी ये वर्किंग आपकी फाइल में अपीयर होनी चाहिए थी, विच आई एग्री। मैंने वो वर्किंग इसकी फाइल में नहीं लगाई थी, मेरा QCR रह गया। अब ऐसी चीजें आपने कही हैं, जब किसी गोइंग कंसर्न का इशू आता है ना सर, तो एसेट सारे आपको मार्केट पे वैल्यू कराने पड़ते हैं। तो जिसका गोइंग कंसर्न है उसके पास पैसे ही नहीं होते वैल्यूएशन कराने के लिए। तो हम उसी वक्त जो आपने कह रहा है उसको देखते हैं कि इसकी कितनी पीछे सपोर्ट है, कितना इनका गारंटी है कि इसको क्लोज नहीं होने देंगे। जैसे हमारे गवर्नमेंट की 32 कंपनी चल रही है ना, उनमें किसका गोइंग कंसर्न नहीं है। एग्जैक्टली ये इसको आप अपनी ओपिनियन दें कि हमें क्या करना चाहिए उस वक्त। मैं कम से कम ये करता हूँ जी, आई एडमिट कि मुझे पता हो अगर ये क्लोज नहीं होनी, इसके ऊपर कोई ऐसी प्रेशर नहीं है, तो मैं नोट दे के इसको सीरियस छोड़ देता हूँ। मतलब आपका ख्याल है कि इस पे गोइंग कंसर्न का कुछ एम्फेसिस वगैरह लगना चाहिए। देखिए फिर लोग इस बैंक का लोन कोई नहीं है और कोई इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग ड्यूटीज भी नहीं है, और उसका पैसे आ रहे हैं उसको डायरेक्टर से, तो मैं उनको कहूँगी जिसको रिवैल्यूएशन करें एसेट्स के, वो कहते हैं हमारे पास के पैसे हम नहीं लगाना चाहते। हम उसको क्वालिफाई करते हैं इस तरीके से कि कवर हो जाए, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो 100% सही है कि नहीं है जी लेकिन बहरहाल इंस्टीट्यूट हमारा इस पे काफी एक्शन लेता है। बिल्कुल। अब आप अपनी ओपिनियन बता दें कि क्या होना चाहिए। गोइंग कंसर्न का जो पहले स्टैंडर्ड था ना, उसका पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव था। अब मेरे ख्याल जो रिवाइज स्टैंडर्ड है उसका पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको एम्फेसिस देना चाहिए, या अगर कोई इसका आपको क्वालिफिकेशन लगा के कोई एडवर्स वगैरह की तरफ लेके जाना है तो आप लेके जाएं। और Well, I उसमें भी think बता this दें is सर not जी, जो कंटिजेंट का आपने कहा है ना, कंटिजेंट काफी होती है, इंटर कंपनी का भी होता है, एसोसिएट का भी होता है, सब्सिडरी का भी होता है, बैंक्स के भी होते हैं। तो उस पे नॉर्मली नोट तो आया होता है कि एग्जैक्ट क्वांटम नहीं देने देते कि क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है, या लीगल केसेस पे लीगल that should come from the lawyer, sir. क्योंकि lawyer is in the best position to let us know. अपनी ओपिनियन देता है। फाइनेंशियल क्वांटम जो है वो कंपनी ने देना है या वकील ने देना है। ओके एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ। आई वाज टॉकिंग विद माय नेटवर्क फर्म, एंड माय नेटवर्क फर्म सेड कि ठीक है, लीगल ओपिनियन आपके पास आ भी गया है, और चाहे एक बड़ी रिनाउंड फर्म की तरफ से आया है, इवन देन यू आर बाउंड कि आप उस एक्सपर्ट के काम को खुद रिव्यू करें, बिकॉज दैट असेसमेंट फॉल्स अपॉन यू। तो अगर आपका जो लीगल एडवाइजर है वो कह देता है कि नहीं जी, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ये केस जीत जाएंगे, इसलिए मैंने इस प्रोविजन को कोई नहीं दे रही या मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट नहीं कर रही, इवन देन यू आर बाउंड कि आप इसको इवेलुएट करें और देखें कि मैंने देनी है कि नहीं। मेरा ख्याल है इस पे मेरा स्टांस से होगा। क्वांटम देना चाहिए ना, फाइनेंशियल क्वांटम देना चाहिए ना कि एक्सपेक्टेड इतना है अगर केस खिलाफ जाता है तो। अगर इतना सीवियर एंड सीरियस है, एंड इफ यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल, तो आप इससे जरूर करें, क्योंकि स्टिल स्टैंडर्ड में एक ये भी ऑप्शन है कि अगर कॉन्टिजेंसीज इस तरह की हों तो अपने एम्फसाइज कर सकते हैं कि एट द मोमेंट इसकी आउटकम अभी हम डिटरमिन नहीं कर सकते, तो वो एक विंडो स्टिल आपके पास अवेलेबल है। छोटा सा और क्वेश्चन, सॉरी जी मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, कि जब इसकी कोई कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं उसके लिए हमें प्रोविजन भी बनानी चाहिए या सिर्फ कंटिजेंसी दे के खत्म कर देना चाहिए, टेकिंग इनटू व्यू द सीरियसनेस ऑफ द केस। मैं आपकी ओपिनियन मांग रहा हूँ इस पे। अगर उसका मोर देन लाइकली देन नॉट, आपको वापस ज्यादा चांस है कि आपको
फाइनेंशियल कोई रोल लैंग्वेज आपको कैसे देनी फिर तो उसकी कोडिंग होगी प्रोविजन होनी चाहिए। अगर कम चांस है नेट से वो 49 का चांस है मैं मिनॉरिटी नंबर पे तो फिर आप डिस्पोजिंग जब 51% है तो फिर आपको उसकी प्रोविजन दे देनी चाहिए। So you have your comes over the flow of the legal person. आपने एक और क्लाइंट एक्सेप्टेंस के ऊपर जा रहे हैं, देयर इज अनदर केस स्टडी। अगेन आई वुड लाइक टू सीक योर ओपिनियन टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ अ न्यूली एक्सेप्टेड क्लाइंट। It was discovered that the provision for taxation is not calculated accurately. Previously, the auditors used to calculate the provision themselves and include in the financial statements. The client is insisting you to follow the same practice and make use of certain clauses in a way to give them the tax benefit. There is a risk that the client may be rotated if this borderline close call is not exercised. Whilst there is an opportunity that you may be appointed auditor of 2 more group companies for next year, as a senior manager, whilst you are due to be included as partner next year, what steps shall you take? There may be some aspirants जिनकी अगले साल की promotion due हो, उन्होंने partner बन जाना हो, ये close call आपके सामने आ रही है, tax की provision है, आप जितने भी schedules available उनको सामने रख के It is always a whole bit. You know, it depends on the, how much the difference. Accuracy तो अगर राम accuracy आएगा, तो provision तो ना होगी ना। तो वो तो एक estimation है। टेक्निकली इसमें अगर आप आइजर 250 के ऊपर जाएं तो ऑडिटर का काम नहीं है, बिना काम नहीं है। वेरी क्लियरली। और इसीलिए शायद जब Auditors are doing this. जो डेफर टैक्स की भी बात होती है, दैट शुड कम थ्रू अ रिप्रेजेंटेशन दैट द क्लाइंट हैज कैलकुलेटेड इट एंड द क्लाइंट इज प्रोवाइडिंग अस अ स्केड्यूल ऑफ द डेफर टैक्सेस व्हिच वी आर रिव्यूइंग एंड corroborating. Shall we do it? The different taxation 2017 back I said this circular. I found this case. Unless we have accumulated losses still to be adjusted, मैं deferred taxation नहीं बनाता था। As back 85 या कहीं पे ये 81 में आया था, तो we found the group of chartered accountants कि जब हमारे पास लॉसेस पड़े हुए हैं एडजस्ट होते हैं, अब तो फिक्स हो गया नहीं, 6 साल के लिए लॉसेस है, लाइफ टाइम के लिए डेप्रिसिएशन है, सेक्यूरिटी के लिए 8-10 साल है, तो हमने इसके ऊपर स्टैंड लिया था। ये मिनिमम टैक्स आया था, ये भी 85 में आया था, ये लंबी कहानी है, उस पर भी काफी केस हुए, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट भी हेल्प करता है, लेकिन हमारा ग्रुप जो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बनता है वो फाइट करे तो केसेस क्लियर हो जाए। अब ये जो चीज आप बता रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा कि इसमें कोई गुनाह है, जब एक चीज जाहिर है गलत है तो उसको तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। Ethically is it correct? Maybe just we can think about it. We can just think about it. ये जो अभी आपने अच्छा बताया, लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता जब हम ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं कि पिछले साल की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है या क्या क्वालिफिकेशन है या क्या हुई। मैंने आज तक कोई केस नहीं देखा कि पुरानी बैलेंस शीट आई हो साथ, जब तक एक आपको कोई पता हुआ आप कर रहे हैं। जी पोजीशन ये है जी कि जो रिपोर्ट हमारी कंप्रेशन 2-3 सफे की अभी बनी है, वो हर चीज को कवर करती है। I'll just be taking 5 more minutes. एजेंसी बड़ा ग्रे एरिया है हमारा, क्योंकि इसका क्वांटम जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाना है या इंजीनियर ने बनाना है, ओपिनियन देनी है अप्लायर। इसी तरह टैक्स पे भी टैक्स वाला जो है वो ओपिनियन देगा और वो क्वांटम भी देगा, लेकिन ग्रे एरिया है इसमें काफी। बिल्कुल। फर्म का जो प्रोसेस है क्लाइंट एक्सेप्टेंस में, बाकी तो रूटीन के प्रोसेस हैं। 2 नई चीजें जिस पे मैं खास तौर पे जरूर कंसिडर करना चाहिए 7 और 8 पे, कि हम ग्रुप रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारा कल्चर इवॉल्व हो रहा है और अब ग्रुप ऑफ कंपनीज आ रही हैं। इसमें एक साइड एस्पेक्ट ये भी है कि अगर आपकी ग्रुप कंपनी नहीं है, वो आपकी एसोसिएट है और उसका प्रॉफिट या लॉस आपके P&L में हिट करता है, तो उसकी आइदर 600 इम्प्लीकेशन क्या होगी कि आप उसके ऑडिटर को एज अ कॉम्पोनेंट ऑडिटर इंस्ट्रक्शंस देंगे और आप अपना जो EQCR है अंडर ISQM2 वो आप कैसे अपॉइंट करेंगे, आप जिस भी सेक्टर में उसमें IT एक्सपर्ट्स और जो एस्टिमेट्स हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट आप कैसे करेंगे। और जो सर ने सबसे पहले बात की थी कि जब आप कोट करने लगे तो आप ये जरूर देखें कि आपका टाइम कितना लगेगा, पैसे कितने लगेंगे और आप फीस क्या लेने जा रहे हैं।
We discussed prohibited services, NOC. Then I think there is, from the client rotation, there's a case study first. Very quickly, these are two very small case studies. Let's just see them. At the onset of the audit engagement, you were clear that this is the last year you're auditing this client. साल के शुरू में हमें पता चल गया था भाई ऑडिट खत्म होने जा रहा है. You are under pressure to close the file differently. Again, differently is a very generic word. It's a very open term. What as an auditor shall we do? आखिरी ऑडिट, आखिरी रिपोर्ट साइन होगी, मैंने फाइल क्लोज करनी है और आगे चल पड़ना है. अगर इस तरह का कोई क्लाइंट आ जाए तो व्हाट एडिशनल स्टेप्स शैल आई टेक? Ethically follow the guidelines. आपकी जिंदगी की तो आपकी रिपोर्ट नहीं हो सकती. मेरी जिंदगी की हो सकता है उस क्लाइंट की आखिरी रिपोर्ट हो. जी आपको तो अपने एथिक्स पे गाइड करना चाहिए. आपको अपने स्टार्ट करने की कोशिश करिए टुवर्ड बेटरमेंट. एक्चुअली मैक्सिमम इज अ बेटर इशू. दूसरा केस उससे भी इंटरेस्टिंग है. आप ऑडिट इसलिए रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि ऑडिट के बाद आपको कोई ज्यादा प्राइसी सर्विस मिलने वाली है. आप तो कह रहे हैं ठीक है ऑडिट तुम ले लो और मुझे फलां काम दे दो. ऑडिट एग्रीमेंट. एथिकली तो नहीं फॉलो एथिक्स को और आइडियाज को पूरी तरीके से देखना चाहिए. आप अपनी इंडिपेंडेंस भी जेपरडाइज करें ना बाय एक्सेप्टिंग समथिंग. एक्चुअली दीज आर ऑल द एग्जांपल्स जो कि प्रेवलेंट इस वक्त वर्ल्ड वाइड सामने आ रही हैं. थोड़ा सर्विस ही है. जी. शॉर्ट सर्विस. नॉन एश्योरेंस सर्विस. But how are you going to conclude your assurance opinion on this year's financial statement? अगर किसी जगह पर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको नॉन कन्वेंशनल सोचने को कहा जा रहा है तो सो मे बी देयर आर केसेस. यहाँ पर आपका जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये तो ओपिनियन बेचते हैं बात है कि आपको बड़ा ऑडिट मिल रहा है तो सर मैंने आपको बताया ये ग्लोबली कुछ एग्जांपल सामने थी. मैंने उनमें से कुछ को एक्सट्रैक्ट किया, कुछ को क्रिएट किया और कुछ एक ओपन से एग्जांपल क्रिएट की. जरूरी नहीं प्रैक्टिकल वर्ड में ऐसा ही हो. यार ग्रुप कंपनी एसोसिएट इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ग्रुप कंपनी एसोसिएट वो एसोसिएट जो कि इधर अंडर कंपनीज एक्ट आपकी एसोसिएट है जो ड्यू टू अ कॉमन डायरेक्टरशिप और दैट शेयर होल्डिंग परसेंटेज है जिसमें आप अपना एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडर IFRS, जिसका प्रॉफिट और लॉस आपके P&L में जब आता है और आपकी फिगर्स चेंज हो जाती हैं तो आपका फाइनेंशियल इम्पेटस भी है उसका और वो आपकी एसोसिएट है. आपने तो यहाँ तक भी लिखा हुआ कि अगर एक छत के नीचे बैठते हैं तभी आप एसोसिएट कर सकते हैं. जो आप अगर 208 की बात करते हैं तो 208 की जो डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट की वो बहुत डिफरेंट है. वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वो शायद इंडियन कंपनीज एक्ट से ली गई है या उसका इन्फ्लुएंस उस पर जरूर है. लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम 4th स्केड्यूल या 5th स्केड्यूल की बात करें तो वहां पर बड़ी क्लैरिटी से कि डिस्क्लोजर देते हुए आप IFRS को सामने रखें तो वो एक छत में रहते हुए आपकी रिलेटेड पार्टियां बन जाती हैं. फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स शैल बी गवर्न्ड बाय IAS 24. सो मे बी अगर क्लाइंट रोटेशन हमारे सामने आती है तो मैंडेटरी लीगल रोटेशन वी आर बाउंड. हमारे पास रिसोर्सेज या एक्सपर्टीज नहीं है इसलिए भी रोटेशन हो सकती है. क्लाइंट की डिससेटिस्फैक्शन थी डिलीवरी इश्यूज पे, हमने टाइम बहुत ज्यादा लगाया, डिलीवरेबल टाइम पे डिलीवर नहीं किए, डिलीवरेबल में गलतियां थी जो कि क्लाइंट की टीम ने आइडेंटिफाई की. क्लाइंट ने कोई स्कोप लिमिटेशन लगा दी, हमने इसलिए छोड़ दिया कि हमें कॉन्फर्मेशन नहीं भेजने दे रहे. कोई एथिकल इश्यूज आपके आ सकते हैं. आपकी फीस इनएडिक्वेट है, बहुत सारे काम के थोड़े से पैसे आपने कहा नहीं यार मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ. हो सकता है आपके नेटवर्क ने या आपके फर्म के हेड ऑफिस ने कहा हो कि सेक्टर में से निकल जाओ. फॉर एग्जांपल कोई फर्म है वो कहती है हमें ब्रोकरेज का काम नहीं करना आज के बाद, हमने पावर सेक्टर में नहीं जाना आज के बाद, तो वो कहते हैं कि हमने फेथ बेस्ड NGOs पे नहीं जाना आज के बाद. तो इट कैन बी एनी फर्म पॉलिसी. There are, I think, 2 more case studies. You are accepting an audit client that has qualified audit report issued by the predecessor auditor. Whilst reviewing the last financial statement, you have developed a feeling that qualified opinion was a close call and it could have been an adverse opinion. पिछला ऑडिटर थोड़ी सी शायद फेवर दे गया. You have the capacity to undertake the audit. Although a qualified audit report was there last year, you still believe that the next year would not be better than the current year. By accepting this client, you may have entry to other group companies. पिछले से ही मिलती जुलती है लेकिन एक ethical dilemma हो सकता है.
Second one is, I think, relevant. You are accepting an audit client that has qualified audit report issued by the predecessor auditor. You have issued the NOC letter to the predecessor auditor and he has not responded. Shall we care to give a reminder or onboard the client as we have communicated and discharged our legal responsibility? बार बार रिमाइंडर देके जब तक जवाब ना है तब तक आगे चलना है, या जो लॉ कहता है कि आप कम्युनिकेट कर दें, आपने कम्युनिकेशन लेटर भेजा, उसने जवाब नहीं दिया, आपने अपने लेटर में लिख दिया कि ये मेरा लेटर है, 7 दिन में जवाब दे दिया तो ठीक, else I'll consider you don't have any objection. Is that good to go? स्टैंडिंग प्रैक्टिस में तो ये लेटर भेजते हैं, हम रिमाइंडर नहीं भेजते, और दूसरा अगर ऑब्जेक्शन हो फी आउटस्टैंडिंग का तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। आइडियली दोनों बातों में एक और दो डिफरेंट है। अगर आपको पता है कि कोई आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी है जो अनडिस्प्यूटेड है तो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। रिसीविंग द एनओसी लेटर, उस पे फर्म की पॉलिसी आती है कि जब तक आपके पास लेटर नहीं आएगा तब तक नहीं करना, या एक बारी कम्युनिकेट करके हम आगे चल लें तो इट इज गुड टू गो। ISQM की टूल किट में कुछ चीजें हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, इनमें से मैं क्विकली हाईलाइट करूंगा। टूल किट आपके पास मौजूद है। इसमें एक चीज है कि फॉर्मल पॉलिसी फर्म की हो क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस की, प्रपोज किया जाता है कि आपकी पार्टनर्स की अपनी मंथली मीटिंग्स हों जिसमें आप डिफरेंट चीजों को एड्रेस करें और आप देखें कि आपने कौन से प्रपोजल टेकअप किए या कौन से प्रपोजल आपने रिजेक्ट कर दिए, और आप अपनी मंथली पार्टनर मीटिंग में इस चीज को एड्रेस कर लें ताकि सबको पता चल जाए कि ये एक डेटा बैंक डेवलप हो रहा है किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। आप क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर को कॉन्फ्लिक्ट चेक में इन्वॉल्व करें, एथिकल रेगुलेटरी कंप्लायंस में इन्वॉल्व करें, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर अपने फॉर्मलाइज करें, रिस्क की क्लाइंट की एक लिस्ट बनाएं और उसको एनुअली अपडेट करें। मैनेजिंग पार्टनर एलोकेट करे कि मेरा एंगेजमेंट पार्टनर कौन होगा इस एंगेजमेंट का, और क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर कौन होगा। जो भी आप रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं, जो आप टाइम बजट बना रहे हैं, जो भी आप AML की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वो ऑडिट मैनेजर बना रहा है या कौन बना रहा है, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल इसके पार्टनर ही होंगे। क्लाइंट से अगर आप रिजाइन कर रहे हैं तो उसका जो रेजिग्नेशन लेटर एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों, और जब आप क्लाइंट से विथड्रॉ करने लगे तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से आपकी जो भी मीटिंग हुई जिसमें आपने जो भी डिस्कशन की कि हम क्यों विथड्रॉ कर रहे हैं वो फुली डॉक्यूमेंट हो। दिस वाज ब्रीफ फ्रॉम माय एंड। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, I think it's a very थैंक यू।